हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप तक बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं करी है ना, तो यकीन मानो कि भाई पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि इतना क्रूशियल टाइम आ चुका है, इतना टफ टाइम है ना कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सवाल आपकी बोर्ड क्लास का है यार, पढ़ना है आपको। ठीक है, और इस पढ़ाई के सफर को आसान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीजें अगर आसान नहीं लगेंगी तो आप पढ़ोगे कैसे, समझ में नहीं आएंगी तो याद कैसे होगा, याद कैसे, अगर याद नहीं हुआ तो आप उनको लिखोगे कैसे, और लिखोगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो परसेंटेज कैसे बनेगी, और परसेंटेज अच्छी नहीं बनी तो आगे चल के साइंस कैसे लोगे, है ना। बहुत सारे सवाल मन में आ जाते हैं। तो भाई इन सवालों से छुटकारा दिलाने के लिए मैं हूं यहाँ पर। मैं हूं और मैं हूं। चिंता की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर आपका हाथ पकड़ा है तो आगे तक लेके जाऊंगी, बीच में छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं, समझे। तो बच्चा लोग, मैं हूं विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी प्यारी बायोलॉजी के बारे में। मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाऊंगी एक थोड़े से अलग तरीके से, जहाँ पर थोड़ा मजा ज्यादा आएगा पढ़ने में, चीजें आसानी से समझ में भी आएंगी। यहाँ पर मैं हूं तो पूरी गारंटी लेती हूँ आपकी सक्सेस की, आपको गाइड करने की, एक पॉजिटिविटी देने की। ठीक है, तो चलो इस पॉजिटिविटी के साथ इस पढ़ाई के सफर को आसान बनाते हैं और बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। कौन सा है हमारा चैप्टर? जैव प्रक्रम। चलो शुरुआत कर देते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। मजा आने वाला है इस चैप्टर में, लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम परिचय देखेंगे कि भाई, यानी कि इंट्रोडक्शन, कि भाई यहाँ पर जो जैव प्रक्रम है क्या है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर पोषण के बारे में बात करेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। फिर भाई यहाँ पर प्रकार देखेंगे कि पोषण के प्रकार क्या है, कितने टाइप का होता है। फिर यहाँ पे हम मनुष्य में बात करेंगे कि भाई हम इंसान हैं, बिना खाना खाए तो रह नहीं सकते ना, हमें पोषण की जरूरत है। फिर यहाँ सोचने की बात करेंगे, भाई बिना सोचने के तो हम मर जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो पोषण है, ठीक है, यार जब सब कुछ चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, क्या चीजें हैं, क्या हमारे अंदर ट्रक चलता है, बस चलता है, एरोप्लेन उड़ता है, कैसे होता है सब कुछ। फिर हमारा मानव हृदय आ जाएगा, हमारा प्यारा दिल, ठीक है, जो बहुत ही जरूरी है हम सबके लिए। और फिर हमारे पास लास्ट में उत्सर्जन आ जाएगा कि भाई यहाँ पर जो भी चीजें हैं जो खराब हैं उन्हें कैसे दूर भगाएं हम अपने आप से। ठीक है, चलो शुरुआत कर देते हैं और जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो भाई सभी प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, सारे के सारे जो प्रोसेस हैं जो हमारे शरीर को बचाते हैं किससे? टूट फूट होने से, यानी कि हमारे शरीर में जब रिपेयरिंग की जरूरत होती है तो ये वो जैव प्रक्रम है जो रिपेयरिंग का काम करते हैं। कि कोई सेल, अगर हम कहते हैं ना कि सेल है वो डेड सेल है, ठीक है, डेड सेल बोलते हैं कि हमारे शरीर में ना डेड सेल इकट्ठा हो गए हैं। तो डेड सेल क्या है? जो सेल खराब हो चुकी है, जो कोशिका खराब हो चुकी है। जब वो खराब हो जाती है तो धीरे धीरे शरीर से झड़ जाती है अपने आप ही, ठीक है, और उनके बदले क्या है? नई कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, जब पुरानी वाली मर गई हैं, खराब हो गई हैं, तभी तो उसके लिए नई कोशिकाओं ने उसका स्थान ले लिया है, उसकी जगह ले ली है। ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है? ये भी एक प्रोसेस है। ठीक, फिर यहाँ पर भाई अगर हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं तो जीवों के जीने के लिए जो जो प्रक्रम आवश्यक हैं, जो जो चीजें आवश्यक हैं, ठीक है, उनको हम जैव प्रक्रम के अंदर लेकर आते हैं। फिर सजीव और निर्जीव, भाई जैव प्रक्रम में सजीव और निर्जीव दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो जैव की बात करेंगे तो जैव में दोनों चीजें आएंगी, और डिफरेंसेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, तो जब मैं सजीव की बात करती हूँ तो सजीव हमारे श्वसन भी करते हैं, लेकिन क्या निर्जीव श्वसन करते हैं? भाई निर्जीव नहीं करते हैं। क्या ये जो बोर्ड है ये सांस ले रहा है? नहीं ले रहा है। ठीक, फिर जनन करते हैं, हम जो है जीवित है ना, हम सजीव है, हम लोग जनन करते हैं, है ना, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन ये जो बोर्ड है कि अपने जैसा बच्चा पैदा कर सकता है, कि इसने जो है बच्चा पैदा किया अपने जैसा? नहीं कर सकता भाई, ये यहीं टंगा हुआ है, यहीं का यहीं टंगा हुआ रह जाएगा। ठीक है, हम भोजन करते हैं, क्या ये भोजन करते हैं? ये भोजन नहीं करते हैं। मैं कहूँगी लो इडली डोसा खा लो मिठाई खा लो, क्या ये खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक है, कोई निर्जीव है ये। ठीक है, ये गति करते हैं, हम गति करते हैं, क्या ये अपने आप दौड़ के मैराथन में भाग लेगा? नहीं भागेगा भाई, तो ये गति भी नहीं करते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या इसकी मृत्यु होगी? है नहीं होगी, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद हो सकता है ये रिटायर हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन हम मृत्यु नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहूंगी कि भाई ये वृद्धि करते हैं, हम ग्रो करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके वो वृद्ध अवस्था में आ जाता है, ओल्डर एज में आ जाता है, तो क्या ये भी वृद्धि करते हैं? नहीं भाई,
ये वृद्धि नहीं करते हैं। ये अगर इसको हमने लेके यहाँ आके लगाया है तो ये इतने का इतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा ही नहीं, ना इससे कम होगा। ठीक है, तो ये सजीव और निर्जीव में 2 चीजें हैं जो अंतर है यहाँ पर 2 चीजों के बीच में। चलो पोषण की बात करते हैं। तो पोषण को हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन बोला हमने। ठीक है, क्या बोला हमने? न्यूट्रिशन बोला, राइट। अब न्यूट्रिशन क्या है? ये वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवित जीव जो भी जिंदा है वो क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। और क्या करता है? उस भोजन से क्या मिला उसको? हाँ, उस भोजन से एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली और विभिन्न जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग करता है। जो भी ऊर्जा मिली है, जो ऊर्जा मिली है उसको, उसका उपयोग करता है किसमें? जैविक क्रियाओं में। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर चल रही है। इवन मैं जो बोल रही हूं, आप जो ये देख रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है, इसमें भी क्या है? यहाँ पर ये ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं भाई पोषण के प्रकार की बात करते हैं। तो पोषण के अगर मैं प्रकार की बात करती हूँ, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, 2 तरीके का आता है। एक है स्वपोषी, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको हम स्वयं पोषी भी कहते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं। दूसरा तरीका क्या आता है आपका? परपोषी, यानी पर मतलब दूसरा, ठीक है, और पोषी मतलब कि भाई दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रह रहा है। पोषी किसी इंसान पे या कोई भी चीज हो सकती है। परपोषी यानी कि दूसरा, जिसको हम विषम पोषी भी कहते हैं और जिसको हम हेटेरोट्रॉपिक भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में अंतर जानना भी बहुत जरूरी है कि भाई यहां मैं कहती हूँ ये उत्पादक होते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्रोड्यूसर जो पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, वो भी प्रोड्यूसर होते हैं, वो भी उत्पादक होते हैं, क्योंकि वो उस चीज को उत्पाद कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, हम कौन है? हम कंज्यूमर है, मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन है? ये कंज्यूमर है। ठीक है, जो विषम पोषी हैं ये क्या है? ये कंज्यूमर है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? उनका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का यूज करता है और अपना खाना बनाता है। यहाँ क्या होता है? ये भोजन के लिए भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पे निर्भर है। ठीक है, फिर ये हरे पेड़ पौधे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे। लेकिन जब मैं यहाँ की बात करती हूँ, ठीक है, विषम पोषी की, तो हरे पेड़ पौधों को छोड़ के या कोई से भी पेड़ पौधों को छोड़ के सारे जीव जंतु यहाँ पर कवर हो जाते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलो फिर पौधों में पोषण की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है? सबको मालूम है? हाँ, तो भाई प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो यहां पर मैं बताना चाहूंगी भाई कि हमने क्या बोला, ये हमारा प्यारा सूरज है। ठीक है, हमारा प्यारा सूरज है। ये सूरज क्या करता है? ये लाइट देता है ना। इससे क्या निकलती है? लाइट रेज निकलती है ना, किरण निकलती है, किरण बोल सकते हो। किरण निकली इससे। अब जब इससे किरण निकली तो क्या हुआ? यहां पर ये पेड़ है। ठीक है, ये क्या है आपका? यहाँ पर एक पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ ने क्या किया? ये जो पेड़ होता है यही तो क्या करता है? पौधों में पोषण के लिए जिम्मेदार है। यही क्या कर रहा है? यही तो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। और यही पे क्या हो रहा है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल जाना भी यही हो रहा है। इसने क्या किया? यहाँ से जो लाइट आई है, सौर लाइट है ना, सूरज से जो लाइट आई है वो यहाँ पर आकर किसमें? रसायन में बदल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हमारा प्रकाश संश्लेषण में, पौधों में पोषण में ये होता है। ठीक, फिर यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण है कौन से स्थान पर होता है भाई? किस जगह होता है? तो ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। और यहाँ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, पाया जाता है। बात आती है कि भाई यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि जिसको हमने फोटोसिंथेसिस बोला, आवश्यक घटक क्या है? यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत है भाई? तो इसको पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, H2O, क्लोरोफिल की भी जरूरत है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की भी जरूरत है, और सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट की भी जरूरत है। इन सब चीजों के बिना यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। एक भी चीज मिसिंग हो गई तो नहीं होगा, याद रखना। ठीक, चलो बात करते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है। तो यहाँ पर ये जो हरे पौधे हैं ये क्या काम करते हैं? वायुमंडल से CO2 उठा लेते हैं। ठीक है, और मृदा से क्या करते हैं? मृदा से ये क्या उठाते हैं? जल भी उठाते हैं, और जल के साथ साथ खनिज लवण भी उठा लेते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? पत्ती में मौजूद हरे वर्णक की मदद से। ठीक है, कि भाई 3 चीजें हो गई, अवशोषित जल हो गए, पत्ती में मौजूद लवण हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, सबकी मदद से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। जब ये अपना भोजन बनाते हैं तो बनाते हुए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस को रिलीज करते हैं, यानी कि मुक्त करते हैं। ठीक है,
चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने CO2 की बात करी, H2O की बात करी, सनलाइट की बात करी, क्लोरोफिल की बात करी, ग्लूकोज बना हमारे पास, ऑक्सीजन रिलीज हुआ और H2O बना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब ग्लूकोज का विखंडन की जब मैं बात कर रही हूं तो यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज बनाइए, ठीक है, ग्लूकोज बना, इसका विखंडन की जब मैं बात करूंगी तो क्या बनेगा, पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी रिलीज हो जाएगी। 3 कंडीशन आती है यहाँ पर कि भाई एक तो ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, दूसरे में भी एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, और तीसरे में प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। तो बात जब मैं पहले की बात करती हूँ, पहली कंडीशन की बात करती हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा बनी, एग्जाम्पल में ईस्ट में किण्वन की बात कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस अवायवीय श्वसन होता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, याद रखना। ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे में जब मैंने बोला कि दूसरे में भी एब्सेंस है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जिम जाते हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, या इस टाइम में बोल रही हूँ, तो क्या होता है, एक एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में क्या होता है कि महसूस होने लग जाता है, हमारी जो पेशी होती है, मसल्स होती है, कि भाई अब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, इसलिए हम थकान महसूस करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी कमी महसूस होने लग जाती है हमारी मसल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पे लैक्टिक अम्ल रिलीज होता है, ठीक है, और ऊर्जा भी रिलीज होती है हमारी पेशी कोशिकाओं में। तीसरे में मैंने बोला प्रेजेंस, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है कौन सा है, वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2, H2O और एनर्जी यानी कि ऊर्जा रिलीज हो रही है, और कहाँ हो रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलो अभी बताओ, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, है ना, क्लियर हो रहा है ना, चलो बढ़िया। अब देखो अमीबा में पाचन की बात करते हैं, ठीक है। तो जब अमीबा में पाचन की बात हो रही है तो ठीक है, अमीबा में क्या हो रहा है, अमीबा में पाचन की हम बात करते हैं, तो पाचन कैसे होगा अमीबा में, कैसे होगा, अमीबा में देखो ये क्या है, ये केंद्रक है, ये खाद्य कण आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अंतः ग्रहण करेगा, यानी कि बाहर खाने की चीज मौजूद है, ठीक है, ये बाहर मौजूद है, इसका क्या करेगा, ये अंतः ग्रहण करेगा, यानी कि इसको यहाँ पर एक इस तरीके से मुंह बनाएगा, है ना, मुंह बना के क्या कर लेगा, इसको अंदर खींचने के लिए रेडी रहेगा, यानी कि इसका फिर क्या होगा, पाचन हो जाएगा। जब ये देखो ये जगह और बड़ी हो जाएगी, है ना, पाचन होगा, जब इसके अंदर ये पहुंच जाएगा, इसका अवशोषण हो जाएगा, फिर स्वांगीकरण हो जाएगा, और फिर बहिर्शोषण यानी कि बाहर निकल जाएगा, ठीक। मनुष्य में पोषण की बात करते हैं, जब मनुष्य में पोषण होता है तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है, अंतः ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर बहिक्षेपण हो जाता है, ठीक है, बहिक्षेपण हो जाता है। तो समझते हैं कैसे, कि सबसे पहले भोजन क्या होगा, हमारे मुख में आएगा, जहां पर क्या मौजूद है, हमारे दांत, जीवा और लार ग्रंथियां मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है कि भोजन का ग्रसिका से होकर जाना, ग्रसिका से होकर जाना, ठीक। यहाँ पे मुंह है, ठीक है, मुंह से आमाशय में तक क्या होता है, एक नली मौजूद होती है जिसको हम ग्रसिका कहते हैं, हमारे मुंह से आमाशय तक नली होती है जिसको हम ग्रसिका कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, भोजन आमाशय तक जाता है। फिर आमाशय में क्या होता है, एक रस मौजूद होता है, रस जैसे कि पेप्सिन, ठीक है, वो मौजूद होता है, प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्लस श्लेष्मा यानी कि म्यूकस मौजूद होता है, जो खाने का डाइजेशन यानी कि पचाने में मदद करता है। फिर शुद्रांत आ जाता है, शुद्रांत क्या है, ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि इसमें ड्यूडेनम में आपका यकृत और अग्नाशय आ जाता है, फिर आपका क्या आता है, जिजुनम आता है, फिर इलियम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, खाना बाहर चला जाता है, जो भी पच जाता है उसका उत्सर्जन हो जाता है। ये देखो यहाँ पे समझाती हूँ, ये मुंह है हमारा, यहाँ कोई भी खाद्य पदार्थ है, ये हमारा खाद्य पदार्थ है, मुंह से क्या हो रहा है, ये हमने अंदर लिया, ये हमारी जीवा है, ठीक है, हमने यहाँ से अंदर लिया, अंदर लिया, अंदर लिया, ये क्या है हमारा, यहाँ पर हमारी सलाइविक ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथि आ जाती है, जो क्या करती है, खाने को पचाने में, मतलब हमारे मुंह में क्या होता है, जो सलाइवा होता है, ठीक है, थूक आता है, वो हमारे खाने को तोड़ने में मदद करता है। टूटा खाना पतला हुआ इजोफेगस में आ गया, यानी कि ग्रसिका में आ गया। मैंने क्या बोला, ग्रसिका क्या होती है, हमारे मुंह से लेके आमाशय तक एक नली होती है, खाना यहाँ से होते 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 कहाँ पहुंचेगा, हमारे आमाशय में पहुंच गया है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको अम्ल मिल जाते हैं, म्यूकस मिल जाता है, तो खाने को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, मदद मिलती है,
ठीक है, यहां तक होता है। उसके बाद कहां पहुंच जाता है ये, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और लास्ट में क्या होता है, एनस और रेक्टम से चीजें बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारा पाचन तंत्र चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, श्वसन की बात करते हैं। तो भोजन प्रक्रम के दौरान खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब हम भोजन की प्रोसेस करते हैं, खाना खाते हैं, तो जो खाने की सामग्री हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, है ना, हम उसको ले रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं में होता है। अब जो भी उपयोग हो रहा है इसका कैसे हो रहा है, हमारी कोशिकाओं में यानी कि सेल्स में हो रहा है। ठीक है, जिस ऊर्जा का उपयोग किस में करते हैं, हम करते हैं कोशिकीय श्वसन में, और दूसरा हम सांस लेने में, दो जगह यूज करते हैं। तो कोशिकीय श्वसन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या होता है, हाँ क्या होता है ये, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है, यानी कि ऊर्जा रिलीज करने के लिए कोशिकाओं में क्या हो रहा है, भोजन का विखंडन होना है, यानी कि वो टूट रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, श्वास लेना के यहाँ जब बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये फेफड़े में होता है, हमारे लंग्स में होता है। ठीक है, फेफड़ा यानी कि लंग्स, जिसको आप फुफ्फुस भी बोलते हो, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। अंदर आई ऑक्सीजन, बाहर गई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो मानव में श्वसन की बात करते हैं। तो मानव में श्वसन में क्या होता है, तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला सबसे ऊपरी श्वसन तंत्र आ जाता है नंबर 1 पे, फिर आपका निचला श्वसन तंत्र आ जाता है, फिर यहाँ पर मांसपेशियां आ जाती हैं। कौन सी तीन चीजें हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड होती है। तो अगर मैं ऊपरी श्वसन तंत्र की बात करती हूँ, नासिका, ग्रसनी और स्वरयंत्र। नासिका, श्वसनी और स्वरयंत्र यहाँ तक आ गया। फिर हमारा श्वास नली और श्वासनी और फेफड़े वो हमारे यहाँ इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ श्वसन मांसपेशियों में मध्यपट यानी कि डायफ्राम जो यहाँ पर आ जाता है, डायफ्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, संकुचन करता है, यानी कि वो फैलता है और फिर वापस अपनी जगह आ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो फैलता है, जब सांस छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और। ठीक है, फिर पौधों में श्वसन की बात करते हैं। तो पौधों में श्वसन क्या होता है भाई, कि पौधों में श्वसन विसरण की दिशा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विसरण की दिशा की बात करते हैं, दिशा की, तो रात्रि में श्वसन करते हैं, CO2 क्या करते हैं, बाहर, CO2 बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ रात में बात करते हैं पौधों की। लेकिन जब यहाँ दिन में बात कर रहे हैं तो दिन में ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं और CO2 क्या कर रहे हैं, ये अंदर ले रहे हैं। ठीक है, उल्टा हो जाता है रात में बिल्कुल इसका। मानव परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो मानव में अगर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है तो कैसे हो रही है ना, कोई भी चीज परिवहन कर रही है एक जगह से दूसरी जगह कैसे कर रही है, तो भाई वो ब्लड से कर रही है, यानी कि रक्त से कर रही है, रुधिर से कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा मौजूद होता है, RBC है, WBC और रक्त प्लेटलेट्स भी हैं। ठीक है, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं। RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और वो आगे आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 55% जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा का होता है रक्त में, बाकी ये तीनों चीजें मिलकर 45% बनाती हैं। ठीक, चलो रक्त नलिकाओं की बात करते हैं। तो रक्त नलिकाओं में आपके पास क्या आ जाता है, धमनी आ जाता है, ठीक है, शिराएं आ जाता है और कोशिकाएं आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं धमनियों की बात करूं तो यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पर रक्त हृदय से दूसरे भागों में जाता है शरीर के। ठीक है, शरीर के दूसरे भागों में जाता है धमनियों की मदद से। शिराएं क्या काम करती है, ये अन्य भागों से रक्त को क्या करती है, हृदय तक पहुंचाती है। ठीक है, रक्त को अन्य भागों से हृदय तक पहुंचाती है। लेकिन जब मैं बात कोशिकाओं की करती हूँ तो ये धमनियां और शिराओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं कोशिकाएं। ठीक, चलो मानव हृदय की बात करते हैं। तो मानव हृदय हमको पता है कि 4 चैम्बर्ड होता है हमारा हार्ट, है ना, 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या होती है, 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे काम ऐसे होता है भाई, महाशिरा से दाया अलिंद तक आता है रक्त, दाएं से बाएं निलय में आ जाएगा। यहाँ से फिर क्या होगा, ये फुफ्फुस धमनियां यहाँ से क्या करेंगे, CO2 को क्या करती हैं, फेफड़ों तक, यहाँ से फेफड़ों से निकालेंगी, है ना। फेफड़े क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो फेफड़े क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो फेफड़े क्या करते हैं, वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फेफड़ों तक आया, फिर यहाँ पर क्या आता है, फेफड़ों से फिर बाया अलिंद आ जाता है। ठीक है, बाया निलय और लास्ट में महाधमनी तक पहुंच जाता है। चलो फिर एक चीज आती है दोहरा परिसंचरण, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं जिसको हम।
ठीक है, यानी कि ब्लड का, रक्त का 2 बार जाना, ठीक है, 2 बार हृदय में आना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो रक्त होता है हृदय से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार पंप करता है। जो हमारा हृदय है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर रक्त को हृदय से बाहर भेजने का काम करता है हमारा दिल, ठीक है। बाहर भेजने के लिए क्या करेगा, हर एक साइकिल में 2 बार पंप करेगा, 2 बार, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। और यहाँ रक्त 2 बार हृदय में आता है। फिर आता है रक्तदाब, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर। रक्त मतलब ब्लड, दाब मतलब प्रेशर। हमने क्या बोला इसको, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूं तो ये वो दाब होता है, यानी कि वो प्रेशर होता है जो रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध लगता है। यानी कि रुधिर वाहिकाएं जो प्रेशर लगा रही है ये उसके अगेंस्ट में काम करता है, उसके खिलाफ काम करता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रकुंचन दाब और दूसरा होता है अनुशीतलन दाब। 2 तरीके का होता है। सामान्य मनुष्य की बात करूंगी तो यहां पर क्या है, 120 mm पारा से लेकर 120 mm पारा से लेकर 80 mm पारा तक जो है सामान्य मनुष्य में ये हमारा जो रक्त दाब है इतना पाया जाता है, ठीक है। और मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, स्फेग्नोमोमेनोमीटर, ठीक है। याद रखना ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी। फिर हृदय स्पंदन, यानी कि भाई हमने क्या बोला कि धड़कना, हमारा दिल धड़कने की बात कर रहे हैं। दिल धड़कने दो, गाना याद मत करना है ना, यहाँ पर हम दिल धड़कने की बात कर रहे हैं तो बच्चों को गाने याद आ जाएंगे, दिल धड़कने दो, ठीक है। तो प्राय 1 मिनट में जो हमारा दिल है वो 70 से 72 टाइम्स क्या करता है, स्पंदन करता है, यानी कि धड़कता है। कभी अपने अगर नब्ज यहाँ से पकड़ो, यहाँ पकड़ो और घड़ी की तरफ देखो, 1 मिनट में 70 से 72 टाइम बार इसको क्या है, धड़कना चाहिए। अगर आपकी नब्ज यहाँ पे धड़कती है यानी कि आपका दिल अच्छे से काम कर रहा है। फिर आता है पौधों में परिवहन की बात करती हूँ। तो पौधों में परिवहन कैसे हो जाता है, आपका जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। जाइलम में क्या हो रहा है, जल का होता है, ठीक है, परिवहन, और ये एक ही दिशा में होता है, यानी कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर मैं फ्लोएम की बात करती हूँ तो फ्लोएम में क्या होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनकी बात होती है, और ये क्या होता है, कई दिशाओं में होता है, क्योंकि सारे पार्ट्स को जो है, पौधे के सारे पार्ट्स को क्या खाना चाहिए होता है, इसीलिए। फिर मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। उत्सर्जन की अगर मैं बात करूं तो हम इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। सिंपल शब्दों में भाई, सिंपल शब्दों में मैं क्या बोलूंगी कि जो हमने खाया है, पचाया है, उसको बाहर निकालना, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ है, वो अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। कभी देखा है जब आप लोग फ्रेश नहीं होते हो तो कितनी दिक्कत हो जाती है, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जो उत्सर्जन है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर उत्सर्जन को सिंपल शब्दों में मैंने बोला हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, सिंपल सी चीज है। उत्सर्जीय अंग कौन से हैं भाई, एक्सक्रीशन में जो हमारे जो है पार्ट्स कौन कौन से आते हैं, वृक्क जिसको हम किडनी बोलते हैं, ठीक है, ये 2 होती हैं, है ना, एक जोड़ी मतलब 2 होती है। मूत्र वाहिनी आ जाती है हमारे पास, मूत्राशय आ जाता है और मूत्र मार्ग आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, किडनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई। किडनी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में कि भाई अगर ये काम ठीक से नहीं करेगी तो आपको पता है कि जिनकी किडनी फेल होती है, कहते हैं ना किडनी फेलियर, किडनी फेल हो गई, किडनी पास हो गई, किडनी फेल हो गई, ऐसा नहीं है कि वो 10th का एग्जाम दे रही है ना, कि वो फेल हो गई 10th के एग्जाम में, नहीं, यहाँ पे किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया है, समझ गए, ये बात हो रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि संक्रमण हो गया है, आघात हो गई है, या ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, कुछ भी वजह से हो गई है ना, कुछ भी हो गया है, जो किडनी है यानी कि वृक्क है उसने कार्य करना, अपना काम करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वृक्क की क्रियाहीनता है यहाँ पर, यानी कि वृक्क क्या है, काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाएंगे। जब यहाँ पर हमारी किडनी काम करना बंद कर देगी, जब फिल्ट्रेशन नहीं होगा यूरिन का, ब्लड का, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाएंगे। और भाई जब जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पॉइजन हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको यूरिन जाना है तो उसको कंट्रोल नहीं करना है, आपको जब भी जाना है आप जाओ, कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। फिर इससे बचने के लिए, जो विषैले पदार्थ से बचने के लिए, ठीक है, कि ये जमा ना हो हमारे शरीर में, क्या होता है, किडनी अगर नहीं काम कर रही है तो ये चीजें वहां हो रही हैं, और इनसे बचने के लिए क्या करना है, हमको कृत्रिम वृक्क का उपयोग करते हैं यहाँ पर, जो क्या करता है, नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक।
अब पादपों में उत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं तो भाई पादपों को भी तो उत्सर्जन की जरूरत है, वरना उनके अंदर भी तो ये अपशिष्ट पदार्थ रह जाएंगे। तो वो क्या काम करते हैं, वो अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन की मदद से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं पत्तियों के द्वारा। कुछ कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर लेते हैं, यानी कि स्टोर करके भी रख लेते हैं कुछ लोग। अब जो गिरने वाली पत्तियां होती है ना, ये भी अपशिष्ट पदार्थ होती हैं, ठीक है, पौधों के लिए। और जो रेजिन और गोंद होता है पेड़ पौधों में, ये भी क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हमने अपना चैप्टर यहाँ पे एक छोटे से तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हुई होगी और मजा भी आया होगा। तो यहाँ पर आखिरी में जाते जाते भी मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं हूँ और मैं हूँ आपके लिए। मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी और बिल्कुल अलग तरीके से, थोड़ा सा हटके पढ़ाएंगे, मजेदार तरीके से। तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, आपका हाथ पकड़ा है तो छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट तक साथ लेके जाऊंगी आपको, ठीक है, और उसके बाद 11th और 12th में भी, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन की कोई भी बात नहीं है, मैं हूं आपके लिए, ठीक है। तो चलो इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक मजेदार और नए चैप्टर के साथ, ठीक है। छोटू से तरीके से फटाफट से सीख लेंगे हम और मजे करेंगे एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाके, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और बीमार मत पड़ जाना, ठीक है। एग्जाम सर पे है। चलो बाय बाय।